है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 27। यशवर्धन ठाकरे के जनाजे में रणविजय सेठी को देख अमर, सुमित और रिश्मा ठाकरे के चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे। तो वही रणविजय, जो उन्हें इस तरह से घबराया हुआ देख मन ही मन ठहाके लगाते हुए नजर आ रहा था, जिसके भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन वह उनके पास न जाकर इशारों में ही खुद के लिए एक ऊंची कुर्सी मंगवाई, जो बाकी मौजूद गैंग लीडर्स के सामने ही रखते हुए उस पर बैठ गया था। जिसकी इस हरकत पर बाकी लीडर्स थोड़े हैरान नजर आ रहे थे। वही सामने ही खड़ा मानव काफ़ी सीरियस था। तो उसके बगल में खड़ा अगस्त्या, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। साथ ही मानव के कंधे से अपने कंधे को टकराते हुए उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन सेकंड ब्रदर। अब सिर्फ मुंबई का पश्चिमी तट ही नहीं, कांडला से लेकर विशाखापट्टनम भी आपका हुआ। कांडला यानी कि गुजरात का पोर्ट, तो वही विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश का समुद्री तट, जहाँ से सभी गैर कानूनी धंधों का कारोबार किया जाता था। इनके अलावा भी भारत के कई ऐसे तट थे जिन पर यशवर्धन ठाकरे की हुकूमत सालों से चलती आ रही थी। लेकिन अचानक से उसके मर्डर की न्यूज़, जो उसके गैंग में शामिल ईमानदार लोगों की परेशानी का कारण बन चुका था। तो वही कुछ ऐसे भी लोग थे जो यशवर्धन की मौत पर मातम की बजाय अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बैठा यशवर्धन गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश के रास्ते में आने वाले हर तटीय इलाकों को अपने लीडर्स के बीच बांट रखा था और उनका बागडोर अपने हाथ में लिए दिल्ली में माफिया किंग की कुर्सी पर बैठा उन्हें अकेले संभाल रहा था। वही अब उसके ना होने पर कुछ लीडर्स अपने फायदे की सोचने लगे थे, जो शायद कुछ ही दिनों में यशवर्धन के बसाए कारोबार में फूट पड़ने जैसा काम होना शुरू हो जाता। लेकिन अचानक से रणविजय को सामने बैठा देख उन्हें कुछ खटकने लगा था, जैसे थोड़ी देर पहले ही बने उनके सभी मंसूबों पर रणविजय अब पानी फेरने वाला हो। वही यशवर्धन की मौत और अब रणविजय की मौजूदगी ने सबके दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया था। माफिया किंग की कुर्सी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसे सोचते हुए सभी हैरान थे। वही एक तरफ खड़े अमर, सुमित और रिश्मा ठाकरे थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी थी। पिछली रात वह अपने इसी चिंता व घबराहट को कम करने के लिए ही तो यशवर्धन के पास गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिताजी यानी कि यशवर्धन ने माफिया किंग की कुर्सी का अगला उत्तराधिकारी मानव सेठी को चुना है, जिसे वह हर हाल में बदलना चाहते थे। और शायद इसमें वो कामयाब भी होते। लेकिन तब तक दो नकाबपोशों ने बीच में आकर उनके सभी इरादों पर पानी फेर दिया था, जिस वजह से इस वक्त उनकी चिंता, चेहरे पर घबराहट के भाव बरकरार थे। लेकिन उस भीड़ में सेठी ब्रदर्स, जहां मानव सेठी काफ़ी सख्त नजर आ रहा था, तो वही अगस्त्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। यहाँ तक कि मानव के बगल में उसकी बाजुओं को पकड़े खड़ी रेशमा ठाकरे की 24 वर्षीय बेटी लीजा भी मानव के बाजुओं को हल्का झकझोरते हुए बोली, मानव, यहाँ क्या होने जा रहा है? मुझे काफ़ी डर लग रहा है। लीजा, फिलहाल यहाँ क्या होने जा रहा है यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि इस वक्त तुमने एक बारूद को पकड़ रखा है। ऐसे में तुम्हारा डरना थोड़ा जायज़ है। तभी एक चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए अगस्त्या ने लीजा की बातों का जवाब दिया था। जहाँ उसकी बातों को सुन लीजा ने अपने मुंह सिकोड़ लिए थे, तो वही मानो अपनी भौहों को सिकोड़े अगस्त्या की तरफ घूरने लगा था, जिसके जवाब में अगस्त्या इस बार एक तिरछी हंसी के साथ आगे कहा, सेकंड ब्रो, इन लुक्स को बचा कर रखो, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी अभी चेतावनी दी है कि मुंबई में एक ज्वालामुखी फटने की कगार पर है। शायद उस वक्त आपको ये डराने वाला लुक काम आए।
अगस्त्या ने भी अपनी बातों को पूरा किया ही था कि तभी रणविजय के कहने पर वहाँ मौजूद सर्वेंट्स ने बाकियों के लिए भी चेयर लाकर रख दिया था, जिसे देख बाकी सभी काफ़ी सोच में डूब चुके थे कि आखिरकार ये रणविजय सेठी क्या करने वाला है। वही अब तक अमर, जो अपनी सोच को अंदर दबा नहीं पाया था, रणविजय की तरफ ही बढ़ते हुए कहा, वकील साहब, क्या यहाँ कोई कचहरी लगने वाली है जो आप किसी जज की तरह अलग कुर्सी पर विराजमान हैं और वही बाकियों के लिए आपके सामने दूसरी कुर्सी रखी गई है। इस वक्त अमर अपनी बातों में रणविजय का उपहास उड़ाना चाहता था, जिस वजह से अपनी बातों को पूरा करते वक्त उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लेकिन वो इसमें कामयाब हो पाता उससे पहले ही रणविजय अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए कहा, जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि आपके पिताजी का मैं पर्सनल लॉयर था, इसलिए जाने से पहले उन्होंने एक बिल बनवाया था जिसे आज मैं पढ़ने वाला हूँ। क्या? इस वक्त रणविजय की बातों को सुन अमर के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तो वही रेशमा, जो रणविजय की बातों से थोड़ी एक्साइटेड नजर आ रही थी, अपने कदमों को रणविजय की तरफ ही बढ़ाते हुए बोली, कैसा बिल? पिताजी ने कोई बिल बनवाया है? जी मैम, आपके ससुर जी यानी कि मिस्टर ठाकरे ने बनवाया है, जिसमें वह अपनी फैमिली के नाम कुछ वसीयत छोड़ गए हैं, जिन्हें और माफिया किंग की कुर्सी वो किसके नाम छोड़ गए हैं। तभी रणविजय की बातों को बीच में काटते हुए रेशमा एक बार फिर से बोल उठी थी, जहां जवाब में इस बार रणविजय हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आपको पहले अपनी कुर्सी संभाल लेनी चाहिए ताकि मैं भी आराम से बिल को पढ़ सकूं। जहां रणविजय का इतना कहना था कि रेशमा के साथ साथ बाकी सभी अपने पास ही रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे, जिनमें मानव सेठी और अगस्त्या भी था, जिन्हें देख रणविजय ने भी अपनी एक बंद फाइल खोल ली थी, जिसमें अमर, सुमित के साथ साथ यशवर्धन ठाकरे ने अपनी बड़ी बहू रेशमा ठाकरे के नाम भी वसीयत तैयार करवाई थी, जहां उन्होंने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों को उनके भी नाम किया था, जिसे रणविजय काफ़ी आराम से पढ़ते जा रहा था, जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दबाजी ना हो। वह पूरे इत्मीनान के साथ हर एक शब्द पर काफ़ी जोर दे रहा था, लेकिन उसकी इस हरकत पर रेशमा ठाकरे झुंझला उठी थी, जैसे उन्हें इस वक्त यह जानना ज़्यादा जरूरी नहीं था कि यशवर्धन ने उनके हिस्से में अपनी कितनी प्रॉपर्टी की है, बल्कि यह जानना चाहती थी कि यशवर्धन ने माफिया की कुर्सी किसके नाम की है। जिस पर अपनी जगह पर ही खड़े होते हुए बोले, वकील साहब, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, इस तरह हमारी प्रॉपर्टी की सबके बीच नीलामी तो मत कीजिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम निपट लेंगे। फिलहाल हमें यह बताइए कि पिताजी के बाद अब माफिया किंग की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। जहां रेशमा के चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी, जिसके साथ ही इस वक्त अमर और सुमित भी खड़े हो चुके थे, जहां वह भी थोड़े नाखुश नजर आ रहे थे, जैसे वह भी रेशमा की तरह ही फिलहाल यह जानने में इंटरेस्टेड थे कि यशवर्धन के बाद माफिया किंग की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तो वही अब तक रेशमा की बातों को सुनते ही वहाँ मौजूद बाकी की भी नज़रें रणविजय की तरफ घूम गई थी, जैसे वह भी जानना चाह रहे हों कि आखिर वह कौन शख्स है जिसके अंडर में उन्हें काम करना होगा। यशवर्धन ठाकरे की जगह उनका किंग कहलाएगा। वही अब तक सबके चेहरे पर उमड़ रहे भाव को रणविजय भी अच्छे समझ रहा था, इसलिए वह भी लोगों को ज़्यादा इंतजार कराने की बजाय एक दूसरी बंद फाइल को खोलते हुए उसे पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे रणविजय सेठी उस फाइल में लिखी बातों को पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे लोगों की आंखें फैलते हुए बड़ी होती जा रही थी। वही अब उसकी आखिरी लाइन, मैं यशवर्धन ठाकरे पूरे होश और हवास में घोषणा करता हूँ कि किंग की कुर्सी पर मेरे बाद अगर कोई शख्स बैठने योग्य है, जिसके अंदर इतनी प्रबलता है कि वह माफिया वर्ल्ड में अपनी हुकूमत का सिक्का जमा सके, पिछली पीढ़ी से लेकर आगे आने वाली पीढ़ी में भी अपना भय कायम कर सकें, अपनी सत्ता स्थापित कर सकें, और ऐसी प्रबलता, ऐसे सक्षम वाले शख्स यानी कि किंग की कुर्सी पर बैठने योग्य सिर्फ एक ही शख्स है, मानव सेठी। रणविजय ने अभी इतना ही कहा था कि वह मौजूद लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी,
जैसे इस वक्त उन्हें अपनी कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि रणविजय ने अभी जो भी कहा है उसे उन्होंने सही सुना है। कुछ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं, जिनमें पहले नंबर पर यशवर्धन के दोनों बेटे और बहू थे। तो वही कुछ जिन्हें मानव सेठी पसंद नहीं था, वह भी इस बात से तिलमिला उठे थे। कुछ अभी भी हैरान थे, लेकिन मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर नहीं थी। यहाँ तक कि मानव भी इस वक्त काफ़ी सीरियस नजर आ रहा था, चेहरे पर बरकरार शून्य के भाव, जो हर देखने वाले को कंफ्यूज कर रहा था कि खुद को माफिया किंग की कुर्सी पर बैठता हुआ देख मानव इस वक्त क्या सोच रहा है। तो वही जहाँ अभी रणविजय ने किंग की कुर्सी के नए उत्तराधिकारी का नाम सबके बीच अनाउंस किया ही था, कि दूसरी तरफ यह बात अंदर ही अंदर किसी जंगल में लगी आग की तरफ फैल चुकी थी। दिल्ली में बैठे रॉ के काबिल ऑफिसर सामंत गोयल भी इस खबर से अछूते नहीं थे। उनके साथ साथ उनके सामने खड़ा समीर अग्निहोत्री भी इस वक्त काफ़ी चिंतित नजर आ रहा था। तो वही सामंत गोयल अपनी कुर्सी पर बैठे अपने हाथों से अपने सिर को दबाए हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें एक लंबे समय तक शांत देख इस बार समीर ही पहल करते हुए कहा, सर, यशवर्धन ठाकरे तक ठीक था, लेकिन ये मानव सेठी हमारे लिए तो खतरा बनने वाला है। सर, जब हम पहले एक साधारण से माफिया मानव सेठी को पकड़ नहीं पाए थे, तो अब तो वो एक माफिया वर्ल्ड का किंग बन चुका है। ऐसे में उसे पकड़ना तो दूर, अब उसे छू भी नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी निराश नहीं होते समीर। अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी खोलने के लिए तैयार बैठा रहता है। साहिल की बातों का जवाब देते हुए सावंत गोयल ने आगे कहा, फिलहाल तुम शिवानी से कांटेक्ट करो, उसे मानव सेठी के इस किंग की कुर्सी वाली न्यूज़ फॉरवर्ड करो, और हाँ, तुम भी मुंबई जाने की तैयारी करो। सर, लेकिन मैं मुंबई क्यों? यस साहिल, यस समीर, मुझे लगता है कि मानव सेठी पर अब शिकंजा कसने के लिए उसे करीब जाना होगा, उसके करीबियों को जानना होगा। शायद इस तरह से हमें उसकी किसी कमजोरी का पता चल जाए और हमारा काम आसान हो जाए, सावंत गोयल ने आगे कहा था। जिनकी बातों का जवाब देते हुए समीर ने कहा, आई गॉट इट सर, एंड डोंट वरी, मैं जल्दी मुंबई जाने की तैयारी करता हूँ। जहाँ अपनी बातों को पूरा करते हुए साहिल तुरंत केबिन से बाहर निकल गया था। रात का वक्त, सेठी विला के बाहर अपनी कार को रोकते हुए मानो सीधा विला के अंदर चला गया था, लेकिन अंदर पसरे अंधेरे को देख उसकी भौवें भी अब तक तन चुकी थीं। जहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि वह किसी इंसान की मौजूदगी भी ना के बराबर ही समझ रहा था। तभी दिमाग में घर में मौजूद नौकरों के साथ साथ काव्या का ख्याल घूमने लगा था। तभी उसे यह भी ध्यान आया कि इस वक्त विला के सभी नौकर उसके बनाए सर्वेंट क्वार्टर में होंगे। ऐसा खुद मानव सेठी का ही ऑर्डर था। तो वही अब दिमाग में अकेले काव्या का ध्यान घूमने लगा था। लेकिन इस तरह पूरे विला में फैले अंधेरे के बीच क्या वह सुरक्षित है? क्योंकि पिछली रात की ही घटना है, जब यशोधन के खाने पर उसका आदमी विला के अंदर घुसते हुए काव्या पर अटैक करने वाला था, लेकिन उस वक्त मानव ने आकर बचा लिया था। कहीं आज फिर से वह किसी मुसीबत में ना हो। दिमाग में यह विचार आते ही मानव, जो अंधेरे में भी अपने विला के अंदर काफ़ी धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा था, जहाँ इस वक्त वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए शायद काव्या के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था, जिस कारण से उसके कदम भी सीढ़ियों के बीच रास्ते में ही अटक गए थे। फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा था, जो खुद अगस्त्या ने भेजा था। वही मैसेज ओपन करने पर अगस्त्या ने मानव को किसी कोड लैंग्वेज में वार्निंग दी थी, शायद उसे किसी खतरे के आने से पहले की चेतावनी दे रहा था। तो वही मानव उस मैसेज को पढ़ने के बाद वापस से अपने फ़ोन को पॉकेट के हवाले कर चुका था, लेकिन वो आगे अपने कदमों को बढ़ा पाता उससे पहले ही उसे अचानक से अपने पीछे किसी दूसरे के कदमों की आहट सुनाई दी, जो उसकी तरफ ही सीढ़ियों से ऊपर बढ़ती आ रही थी। वही इस आहट को समझते ही मानव के चेहरे पर किसी भय या घबराहट की जगह हल्की मुस्कान तैर गई थी, जैसे कुछ सेकंड्स पहले अगस्त्या का भेजा हुआ वार्निंग मैसेज इस बात से ही रिलेटेड था, और उसे मानव भी अब तक समझ चुका था, जहाँ इस बार वो अपने सिर को हल्का झटकते हुए कहा, बेबी गर्ल, मिस्ड यू बैडली।
जहां अभी मानव ने इतना ही कहा था कि विला में हल्की रोशनी फैल गई थी, जिसके साथ ही उसके सीने को किसी ने पीछे से जकड़ते हुए उसके पीठ पर अपने सिर को रख दिया था। तो उधर दूसरी तरफ यशवर्धन ठाकरे के मर्डर के बाद अचानक से मानव सेठी को किंग की कुर्सी पर बैठते हुए तो देख लोगों के होश उड़ चुके थे। इस खबर से दिल्ली में बैठे रॉ के काबिल ऑफिसर सामंत गोयल के भी पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। तो वही माफिया वर्ल्ड में बाकी गैंग का तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो चुकी थी, क्योंकि वह सभी अच्छे से जानते थे कि इकलौता मानव सेठी ही है जिसने बाकी गैंग्स को मुंबई के पश्चिमी तट से खदेड़ रखा था, जबकि उस वक्त तक उसके हाथ बंधे हुए थे। उस वक्त तो यशवर्धन के अंडर में काम करता था, लेकिन अब तो वह खुद किंग की कुर्सी पर बैठा हुआ मालिक बन चुका है, जिसके हाथ अब पूरा माफिया वर्ल्ड पर काबू करने की ताकत मिल चुकी है। लेकिन इन सब से पब्लिक को कोई लेना देना नहीं था। अंडरवर्ल्ड के बीच क्या होता है, कौन किस पर अपनी हुकूमत करता है, इन सारी चीज़ों से बेखबर वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहीं उनके बीच ही एक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में मशीनों के बीच लेटा हुआ इकबाल, यानी कि काबली गैंग का युवराज, सलोनी कोहली का बेटा, जिसने पटाया में काव्या को किडनैप करने की गलती कर दी थी और उसे मानव सेठी के गुस्से का शिकार होना पड़ा था, जिसका नतीजा यह निकला था इकबाल आज भी अभी मशीनों के बीच कोमा में लेटा हुआ था। वही उसके बेड के पास ही बैठी सलोनी कोहली, जो इस वक्त अपने बेटे को स्पंज बाथ दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उभरी गुस्से की लकीरें यह साफ बता रही थी कि इस वक्त उनके गुस्से का कारण मानव सेठी ही है। पिछली रात सलोनी के प्लान के मुताबिक यशवर्धन ठाकरे को मारकर किंग की कुर्सी उसके बेटों के नाम करवाना था, ताकि वादे के मुताबिक यशवर्धन के बेटे उसे मुंबई का पश्चिमी तट वापस कर दें, जहां से वह एक बार फिर से समुद्री रास्ते से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन बीच में उन दो नकाबपोशों ने आकर उसके सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया था। वही अब तक उसके पास भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि यशवर्धन ठाकरे का किसी ने मर्डर कर दिया है, जो उसे समझ आ चुका था कि यशवर्धन जरूर उसके ही खंजर के वार से मरा होगा। लेकिन मानव सेठी को किंग की कुर्सी पर बैठने की खबर से वह तिलमिला उठी थी। तभी उस वार्ड के अंदर आते हुए एक शख्स ने, जिसने काबली गैंग की तरह ही काले रंग के कपड़ों से खुद को ढक रखा था, जिसके चेहरे तक काले मास्क के अंदर छिपे हुए थे, अभी उसने वार्ड के अंदर कदम रखा ही था कि तभी उस वार्ड में सलोनी कोहली की आवाज़ गूंज उठी थी। वाह, देखो तो कौन आया है, खुद को अंडरवर्ल्ड का बादशाह समझने वाले, जो कभी उस यशवर्धन ठाकरे से भी आगे हुआ करते थे। लेकिन एक चूजे उस मानव सेठी के आते ही डर से बिल में दुबक गए। सलोनी, अपनी बकवास बंद करो। क्यों बंद करूं? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी हाँकते थे कि ये करोगे वो करोगे, उस मानव सेठी को जल्द ही फांसी के फंदे तक लेकर जाओगे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर सामंत गोयल, काबली गैंग के सरगना, रा के काबिल ऑफिसर मिस्टर सामंत गोयल, कब पकड़ रहे हैं उस मानव सेठी को? आखिर कब तक हम ऐसे ही गुमनाम की ज़िंदगी जिएंगे? हाँ, कब हमारी सत्ता हमें वापस मिलेगी और हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो मानव सेठी, जिसे न तुम्हारे वो सरकारी नौकर पकड़ पा रहे हैं और न ही हमारे गैंग के ये पालतू कुत्ते ही उसका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। आखिर कब तक वो? सलोनी, भरोसा रखो, वह दिन बहुत जल्दी आएगा जब एक बार फिर से सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा खौफ कायम होगा। इस पर अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए सामंत गोयल सलोनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन उनकी बातों को सुन सलोनी अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचते हुए चीख उठी थी। भरोसा? सामंत, तुम किस भरोसे की बात कर रहे हो? तुम्हारे इसी भरोसे पर मैंने अपना एक बेटा हमेशा के लिए खो दिया है, अपने साहिल को खो दिया है, जिसका उस मानव सेठी ने क्या हाल किया था, तुम्हें याद भी है? अंतिम क्रिया करने के लिए उसे उसकी सिर्फ हड्डियां नसीब हुई थीं। तुम्हें याद है सामंत, तुम बाप बेटे उस वक्त लंबी लंबी हाँकते थे, रॉ में शामिल होकर उस मानव सेठी और उसके गैंग का चुटकियों में सफाया कर दोगे। लेकिन नतीजा क्या आया? जवाब दो सामंत। सलोनी को इस तरह से चीखते हुए देख सामंत गोयल एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ गए थे, जहां इस बार उसके बाजुओं को पकड़ते हुए
कुछ कहने वाले थे कि सलोनी अपनी बाजुओं से उनकी पकड़ को झटकते हुए एक बार फिर से चीख उठी थी। अभी तो ये मेरे एक बेटे की कहानी है, जबकि मेरा दूसरा बेटा इकबाल भी तुम्हारे ही कहने पर पटाया गया था। उसका नतीजा हमारे सामने है सामंत। देखो, अपनी आंखों से देखो अपने दूसरे बेटे का हाल। आज वो खुद इस हालत में नहीं है कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, और कब वो दिन आएगा या नहीं, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है सामंत? सलोनी की इस आखिरी लाइन पर सामंत गोयल चुप थे, जो शायद उसके गुस्से को और ज़्यादा हवा दे रहा था, क्योंकि उस बार सलोनी कोहली की आवाज़ पहले से ज़्यादा कड़क थी। सामंत, एक एक करके मैंने अपने सभी बच्चों को खो दिया है। सबसे पहले अपनी 5 साल की बेटी काव्या को खोया था। उस दिन भी तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं और मेरी बच्ची दोनों सेफ रहेंगे, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे रचे उस झूठे एक्सीडेंट में मैंने अपनी बेटी को खो दिया। उसके बाद तुम्हारे ही रचे दूसरे प्लान में मैंने अपने साहिल को खो दिया, और मेरा दूसरा बेटा इकबाल, जो इस वक्त जिंदा तो है लेकिन किसी मरे हुए इंसान से कम भी नहीं है। इन सब का कौन जिम्मेदार हुआ सामंत? कुछ देर पहले तक सलोनी, जो किसी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, वही अब कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही थी। एक के बाद एक अपने बच्चों की हालत को याद करते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी थी। इस वक्त वह किसी माफिया गैंग की लीडर कम एक माँ ज़्यादा नजर आ रही थी। जहां अब तक सलोनी भी अपनी आंखों से छलकते आंसुओं के साथ जमीन पर बैठ चुकी थी, जिसके सामने ही सामंत गोयल भी उसके सिर पर लगातार हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने की बस कोशिश करते जा रहे थे। सलोनी, माना कि मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया हूँ, लेकिन बस एक बार और भरोसा कर लो, क्योंकि इस बार उस मानव सेठी को अगर मैं कानूनी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया तो उसका सामना अपने असली रूप में करूँगा, और देखना, इस बार उसकी नींव तक हिलाकर रख दूँगा। बस एक ऐसी चाल, और वो सीधा औंधे मुंह नीचे गिरेगा। सामंत, मुझे सिर्फ उसे नीचे गिरते हुए नहीं देखना है। अब मुझे मानव सेठी का भी ठीक वैसा ही हश्र होता देखना है, जैसे उसने मेरे बेटे साहिल के साथ किया था। इस वक्त सलोनी की आंखों आंसुओं से भरी हुई लाल थी, लेकिन उनमें गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। उधर दूसरी तरफ सेठी विला में दिल्ली से अब तक मानव भी मुंबई अपने विला में लौट आया था, जहां विला में फैले गुप्त अंधेरे को देख वो थोड़ा हैरान भी था, लेकिन के बाहर से आती हल्की रोशनी में खुद की तरफ बढ़ती एक परछाई को देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। बेबी गर्ल, मिस्ड यू बैडली। जहाँ अभी मानव ने इतना ही कहा था कि उसके सीने को किसी ने पीछे से जकड़ते हुए उसके पीठ पर अपने सिर रख दिया था। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पीछे मैं हूँ? अपने चेहरे को लटकाते हुए काव्या ने कहा, जो इस वक्त मानव के पीठ पर अपने सर को रखी हुई थी। अभी मानव एक तिरछी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ गया था, जहाँ हल्की रोशनी में ही काव्या के होठों पर किस करते हुए आगे कहा, बेबी गर्ल, आप कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, मैं आपको महसूस कर ही लेता हूँ। अच्छा जी, इतनी मोहब्बत है हमसे? एक तिरछी हंसी के साथ काव्या ने अपनी बातों को पूरा किया था, जिसके जवाब में मानव चुप था। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आज भी उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, जिसे कहीं न कहीं काव्या भी समझ रही थी, क्योंकि वह बात अच्छे से समझती थी कि मानव इतने दिन से उसके साथ तो है, लेकिन इतने दिनों में उसने कभी भी काव्या के इजहार का जवाब नहीं दिया था। जिसे सोचते हुए काव्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया था, जहां अब वो सीधा मानव की कमर में अपने बाजुओं को फंसाते हुए उसके सीने से लग चुकी थी, ये कहते हुए, इन सब में मैं तो एक बात भूल ही गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानव। काव्या का इतना कहना था कि मानव की भावें अंधेरे में ही ऊपर तन चुकी थी। वही काव्या ने भी इतना कहते हुए अपने जीभ को दांतों तले दबा लिया था, जैसे अनजाने में ही सही शायद उसने कुछ गलत बोल दिया था। शायद उसे मानव को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी यह बात कहीं ना कहीं उसे शक के घेरे में ला सकता था। वही मानव की किंग की कुर्सी पर बैठने की बात अभी बाहर लीक नहीं हुई थी। फिर ये बात काव्या को कैसे पता चली, जो इस वक्त मानव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वही इस वक्त विला के अंदर अभी भी हल्की रोशनी थी,
जिसमें वह दोनों एक दूसरे को महसूस तो कर पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पर छाए एक्सप्रेशन को देखने में असमर्थ थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।